दीपिका जी ने श्वारिणी के हाथ से हॉकी स्टिक छीन ली, लेकिन श्वारिणी नहीं रुकी और खाली हाथ ही विग्रहराज की गाड़ी के पास गई। उसने देखा कि गाड़ी की खिड़की का शीशा हल्का सा नीचे था और विग्रहराज का हाथ बाहर था। श्वारिणी ने सड़क पर पड़ी धूल को अपने हाथ में लिया और उसकी गाड़ी की बैक शील्ड पर जमी हुई धूल पर अपनी उंगलियों से लिखा, अपनी औकात अपने पास रखें। तभी अचानक बैक मिरर से उसकी आंखें श्वारिणी की आंखों से टकराई। दोनों की आंखें पल भर के लिए मिली और उसी पल में विग्रहराज को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में तीर मार दिया हो। श्वारिणी ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और अपनी गाड़ी के पास वापस आ गई। हालांकि विग्रहराज ने भी अपने चेहरे को मास्क से ढक रखा था, तो वो उसे देख नहीं पाया। विग्रहराज ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने होठों पर मुस्कान लाकर कहा, अब अपनी औकात तो अपने पास रखनी ही होगी। वहाँ से दोनों अपने अपने रास्तों की तरफ चल दिए, लेकिन उनकी जिंदगी में तूफान की शुरुआत हो चुकी थी। कार में बैठते ही दीपिका जी ने श्वारिणी की तरफ पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहा, लो पानी पी लो। श्वारिणी ने पानी पिया तो उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। तब दीपिका जी थोड़ी डांटती हुई बोली, तुम ऐसी तो नहीं हो, तुम्हें अचानक क्या हो गया था? श्वारिणी बोली, पता नहीं माँ, बस घर से निकलने के बाद चिढ़ मच रही थी, गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों, बस वही गुस्सा निकला है। अब सब अच्छा लग रहा है। दीपिका जी ने एक नजर श्वारिणी की तरफ देखा, फिर कुछ नहीं बोली। पीछे शौर्य चुपचाप बैठा था। वो मन ही मन बोला, कहीं मैंने नींद की गोली की जगह कोई दूसरी गोली तो नहीं मिला दी थी। दीदी सोई भी नहीं और मुझे मोबाइल भी नहीं मिला। शौर्य अपनी ही चिंता में था। कुछ ही देर में श्वारिणी जोधपुर पहुंचकर अपनी सोसाइटी में चली गई, जहां उनके लिए एक बंगला पहले से तैयार था, जिसपे वे लोग किराए पर रहने वाले थे। वे अच्छे से बंगले में शिफ्ट हो गए। रात के 10 बज रहे थे। खिड़की के पास लगे बेड पर श्वारिणी बैठी हुई खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी झील सी गहरी आंखें और सुंदर निगाहों में उदासी साफ दिख रही थी। जब से वो जोधपुर आई थी, तब से उसे एक अजीब सी बेचैनी और बेताबी परेशान किए जा रही थी, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी मीठी चाशनी जैसी आवाज में बोली, हमें खुद को इस शहर में ढालना ही होगा। कब तक ऐसे उदास रहेंगे? वैसे भी कल से पढ़ाई शुरू हो रही है, 11वीं क्लास है और हमारी पसंदीदा सब्जेक्ट कॉमर्स ली है हमने, तो अब जी जान लगाकर पढ़ाई करनी होगी। श्वारिणी ने गहरी सांस ली और चुपचाप बेड पर लेट गई। अगले दिन सुबह 8 बजे श्वारिणी और शौर्य अपनी नई स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। शौर्य तो अभी छोटा था, लेकिन श्वारिणी काफी बड़ी थी और उसने 11वीं कक्षा में एडमिशन लिया था। स्कूल के ड्रेस कोड में सलवार सूट भी शामिल किए गए थे, तो दीपिका जी ने अपनी बेटी के लिए सलवार सूट का ही चयन किया। श्वारिणी बालों की पोनीटेल बनाई और ब्लू कलर का हेयर बैंड लगाकर अपने भाई के साथ स्कूल जाने के लिए बाहर निकल आई। तभी सामने से एक लड़की गुजर रही थी, जो श्वारिणी की उम्र की ही थी और उसी की स्कूल ड्रेस भी पहनी हुई थी। वो लड़की जल्दी से श्वारिणी के पास आई और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, क्या तुम भी सूर्यवंशी हाई स्कूल में पढ़ती हो? श्वारिणी ने उससे हाथ मिलाया और अपनी मीठी आवाज में बोली, जी, और क्या आप भी? वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, हम तो वहाँ पिछले 4 साल से पढ़ रहे हैं, शायद तुम्हारा नया एडमिशन है। खैर, हमारा नाम तान्या जोशी है, हम 11वीं क्लास में हैं। और तुम? श्वारिणी मुस्कुराते हुए बोली, हम भी 11वीं क्लास में ही हैं और हमारा नाम श्वारिणी पुरोहित है, मैं नई स्टूडेंट हूँ। तान्या खुशी से बोली, अरे यार, ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमारा स्कूल में कोई दोस्त ही नहीं है, लेकिन अब तुम हमारी दोस्त बन गई हो, अब हम बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। दीपिका जी उन दोनों लड़कियों और शौर्य को सोसाइटी के बाहर तक सड़क किनारे छोड़ाई और श्वारिणी को ध्यान से देखते हुए बोली, ध्यान रखना अपना, किसी अजनबी से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्कूल से बाहर अकेली मत निकलना। ए श्वारिणी, किसी भी कीमत पर अपने बाल खोलना ही मत, हमें पसंद नहीं। श्वारिणी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। तभी वहाँ उनकी स्कूल बस आ जाती है और वे तीनों बस में बैठकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी बस एक बड़े से आलीशान गेट के अंदर गुजरने लगी। उस गेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सूर्यवंशी हाई स्कूल जोधपुर। न जाने क्यों, लेकिन ये सूर्यवंशी शब्द देखकर
श्वारणी का तन बदन सिहर उठा। तभी तान्या आह भरते हुए बोली, हाय, हर रोज एक उम्मीद से आते हैं कि आज तो राज सर के दीदार हो जाएंगे। राज सर, इन दो शब्दों ने श्वारणी को अंदर तक हिला दिया था और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। साधारण सा तो नाम है, फिर इसे सुनकर श्वारणी असामान्य क्यों होने लगी थी। कुछ देर बाद वे दोनों सहेलियां स्कूल गार्डन में टहल रही थी। तभी वहाँ कुछ लड़कियां ग्रुप बनाकर बैठी हुई थी और आपस में बातचीत कर रही थी, जिसे वे दोनों सहेलियां सुनने लगी। पहली लड़की बोली, उफ यार, क्या बंदा है, मेरी तो नीयत डोल गई थी जब उसे पहली बार देखा था। मैं तो दीवानी हूँ उनकी यार, और वो मेरा लाइफ टाइम क्रश है। पिछले 1 साल से उन्हें देखा नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता। दूसरी लड़की बोली, सच कह रही हो यार, क्या कातिल लगते हैं वो। श्वारणी उन लड़कियों की बातें सुनकर धीमी आवाज में बोली, ये लड़कियां किसकी बातें कर रही हैं? तान्या मुस्कुराते हुए बोली, राज सर। ये नाम सुनते ही श्वारणी ने अपने होंठ भींच लिए और उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेचैनी से बोली, राज सर, जब से आए हैं इन्हीं का नाम सुन रहे हैं, आखिर है कौन ये? तान्या ने बताया, अरे राज सर स्कूल के मालिक हैं। जोधपुर का एक बड़ा और शाही खानदान है, सूर्यवंशी खानदान। उसी खानदान के छोटे बेटे हैं जिन्हें सब लोग राज सर के नाम से जानते हैं। वो इंसान बहुत ज्यादा हैंडसम और हॉट हैं। उनको लास्ट हमने तब देखा था जब आज से 1-1.5 साल पहले 12वीं का फेयरवेल हुआ था। तब वे एज अ गेस्ट यहाँ पर आए थे। उसके बाद वे कभी स्कूल में नहीं आए। हमने अपनी जिंदगी में ऐसा मर्द कभी देखा ही नहीं जो इतना ज्यादा हैंडसम हो सकता है। उनके अंदर कोई कमी ही नहीं है। तान्या के कहे एक एक शब्द ने श्वारणी को अंदर तक हिला दिया था। उसके दिमाग पर असर होने लगा था और राज सर उसके दिमाग पर हावी होने लगे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक हैंडसम और आकर्षक शख्स की कल्पना करने लगी। आज उसका पूरा दिन राज सर के ख्यालों में ही बीता। उसने इतनी बार उनका नाम सुना कि अब उनको देखने की इच्छा होने लगी थी। दूसरी तरफ रात के 11 बजे शहर के एक पुराने दुर्ग की मुंडेर पर आज महफिल जमी हुई थी। मित्रों का मिलन जो हुआ था वो भी 1.5 साल बाद। मुंडेर पर आलीशान टेबल कुर्सियां लगी हुई थी। 4 कुर्सियां थी जिनमें से 3 पर 3 आदमी बैठे थे। वे आपस में बातचीत कर रहे थे और पुरानी बातों को याद करके खुश हो रहे थे। इनमें से एक लड़का शुभम था जिसके हाथ में दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड की शराब की बोतल थी। वो 4 ग्लासों में उस शराब को डालते हुए बोला, आज तो अपने राज को एक लड़की ने डरा दिया। वो राज को औकात दिखा गई, इसकी 5 रोल्स रॉयस का नुकसान कर गई। शुभम की बातें सुनकर उसके 2 अन्य मित्र हैरान होते हुए बोले, क्या बोल रहे हो, एक लड़की, वो भी राज को? शुभम ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, और अपना राज, वो तो बस उस लड़की को देखता रह गया। कहते हुए उसने 3 पैग रेडी किए। उसके बाद चौथे ग्लास को देखते हुए बोला, राजे, आज तो पी लो अपने शहर वापस आने की खुशी में। राजे यानी कि विग्रहराज वहाँ से थोड़ी दूरी पर उन तीनों की तरफ पीट करके खड़ा सिगरेट के कश लिए जा रहा था। वो अपने मुंह से धुआं निकालते हुए तपिश भरी निगाहों से आसमान में चमकते हुए चांद को देखे जा रहा था। ये देखकर शुभम ने मुंह बनाया और बोला, राजे, अभी भूल भी जाओ उस लड़की को। बहुत बड़ा शहर है अपना जोधपुर, कहाँ ढूंढता फिरेगा उसे। न हमने उसका चेहरा देखा और न ही उसकी गाड़ी का नंबर याद है। शुभम का इतना ही कहना था कि विग्रहराज ने अपनी तेज और सख्त नजरों से उसकी तरफ देखा और बोला, लेकिन उसकी औकात मुझे याद है। उन आँखों को मैं नहीं भूल सकता हूँ। अब वो लड़की ही मेरी सबसे बड़ी औकात है और वो मेरी होगी। विग्रहराज की बातें सुनकर शुभम तो हैरान रह गया और अपना सर पीटते हुए बोला, राजे, कहीं लड़की को कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में तो नहीं सोच रहा है? तभी विग्रहराज को एक कॉल आया। विग्रहराज ने तुरंत कॉल एक्सेप्ट करते हुए पूछा, कुछ पता चला उस लड़की के बारे में? दूसरी तरफ से आवाज आई, नहीं सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम जल्द आपको इन्फॉर्म करेंगे। विग्रहराज ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और गुस्से में सिगरेट को फर्श पर फेंक दिया और अपने पैरों से मसलते हुए शुभम से बोला, हम सोने जा रहे हैं। बाबा सा का आदेश है कि कल हमें सूर्यवंशी हाई स्कूल जाना है स्टाफ मेंबर्स की इंपॉर्टेंट मीटिंग में।
ये सुनकर शुभम मुस्कुराते हुए बोला, इसका मतलब लड़कियों का क्रश, उनका एक तरफा प्यार, उनके राज सर कल उन्हें 1.5 साल बाद अपने इस हैंडसम मुखड़े के दर्शन देंगे। उफ, लड़कियों की तो जान ही निकल जानी है। वैसे आप माने कैसे स्कूल जाने के लिए, जहाँ जाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं। राजे ने अपनी नजरें हटा ली और चांद को निहारते हुए अपनी सरगोशी भरी और आकर्षक आवाज में बोले, कई बार ना चाहते हुए भी उस राह का राही बनना पड़ता है जिसकी मंजिल क्या पता हमारी अपनी हो। शुभम बोला, राजे हमें अगला जन्म ही लेना होगा आपकी ये शायराना बातें समझने के लिए। पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो। अच्छा, हवेली कब जा रहे हो? घर पर सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। राजे ने एक बार फिर अपनी गर्दन को कभी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ घुमाया और अपनी भारी मर्दाना आवाज में गुरूर से बोला, जब मन होगा तब। इतना कहकर विग्रहराज वहाँ से चला गया और उसे जाते हुए देख शुभम गहरी सांस लेकर बोला, दुनिया जिसे सख्त, घमंडी, रौबदार और गुस्सैल समझती है, असल में वो कितना नरम दिल और अच्छा इंसान है ये शायद हम ही जानते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि महाशय का गुस्सा और जिद बहुत बुरी है, लेकिन कोई ना कोई तो होगा ही जो इन्हें कंट्रोल कर सकेगा, जिसका राजे पर नियंत्रण होगा। होगी कोई ना कोई ऐसी भी। क्या विग्रहराज का श्वारणी से होने वाला है एक और बार सामना? क्या होगा जब श्वारणी की आंखों को पहचान लेगा विग्रहराज? श्वारणी को पाने के लिए किस हद को पार करेगा विग्रहराज? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ।